Hello students, we are going to start our first chapter atomic structure. Although it's a second chapter in NCERT, but according to our syllabus हम यहीं से start करेंगे atomic structure से. तो हम बात करते हैं atomic structure से पहले what is the meaning of atomic? What is the meaning of atom? Atom किसे कहते हैं? Atom word सबसे पहले यूज किया था डिमेक्रेटस एक एथेंस के फिलोसफर थे डेमोक्रेटस. उन्होंने सबसे पहले एटम वर्ड यूज किया. अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस, अगर हम चीजों को तोड़ते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम उस सब्सटेंस को उससे छोटा नहीं तोड़ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये एटम नहीं है क्योंकि ये टूट गया. फिर इसको और तोड़ता गया तो इन अ फाइनल स्टेज एक छोटा सब्सटेंस आएगा जिसके टुकड़े मैं नहीं कर पाऊंगा. उस सब्सटेंस को इस फिलोसफर ने नाम दिया एटम. लिटरली एटम वर्ड का मतलब होता है अनब्रेकेबल, अनकटेबल, और यू कैन से अनब्रेकेबल. एक ऐसी चीज जिससे छोटा कुछ नहीं है उसे एटम कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस. उनके अकॉर्डिंग हर चीज एटम से मिलकर बनी है. हर चीज उन छोटी चीजों से मिलकर बनी है. उनके गुच्छे को, उनके ग्रुप को, बंच को हम देख पा रहे हैं. अगर हम चीजों को तोड़ दें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिससे छोटा कुछ नहीं है. उस छोटी चीज को एटम कहा गया. ऑल्दो ये बात अराउंड 2500 साल पहले की है, लगभग 2500 साल पहले डेमोक्रेटस ने एटम का जिक्र किया था. आज की अगर हम बात करें तो आज हम ऐसा नहीं मानते. हालांकि ये बात गलत थी कि एटम सबसे छोटा है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि एटम के अंदर एटम से भी छोटे तकरीबन 35 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 35 पार्टिकल्स प्रेजेंट है. और आज भी हम ये नहीं जानते कि ये 35 ही है या और भी हैं. अभी इससे भी ज्यादा और भी पार्टिकल मिल सकते हैं. मैं उन 35 पार्टिकल्स में से शायद कुछ एक का नाम आपने सुन भी रखा हो: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, पाई, मिजोन्स, और ऐसे ही और भी पार्टिकल जो एटम के अंदर है, एटम से छोटे हैं. तो ये बात बिल्कुल सही है कि एटम इंडिपेंडेंटली सबसे छोटा है जो एग्जिस्ट करता है. मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एटम से छोटा जरूर है, बट सिर्फ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. प्रोटॉन एटम से छोटा जरूर है, बट सिर्फ प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सिर्फ प्रोटॉन. तो एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. हां, उससे छोटी चीजें हैं, बट उनका वजूद अकेले अगर वो हैं तो नहीं है. ओके, सो तो ये कहानी लगभग 2500 साल पहले स्टार्ट हुई थी एटम की. राइट. एटम के इस थ्योरी को और आगे ले जाया गया बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड डाल्टन. ब्रिटेन से थे, इंग्लैंड के थे, और उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, तो इन 1808 एक इंग्लिश साइंस टीचर थे. इंग्लिश से मेरा मतलब यहां इंग्लैंड से है, जिनका नाम था जॉन डाल्टन. उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात कही कि हर सब्सटेंस बहुत छोटी चीजों से मिलकर बना है, एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एटम. अकॉर्डिंग टू डाल्टन, दो चीजें इसलिए सेम है क्योंकि उनके एटम सेम है. दो चीजें इसलिए अलग हैं क्योंकि उनके एटम्स अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा डिजिटल पेन और ये मेरी शर्ट, ये इसलिए अलग है क्योंकि इनके अंदर से एटम्स अलग अलग हैं. ओके, तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी. उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनकी कुछ कमियां थी,
जिनको बाद में थॉमसन ने एक्सप्लेन किया। थॉमसन ने उन चीज़ों को बताया कि यहाँ पे हम कुछ गलत कर रहे हैं, या डाल्टन इनके बारे में कुछ गलत कह रहा है। उसके बाद डाल्टन के बाद थॉमसन की थ्योरी आई, जो मिड 19th सेंचुरी की बात है। थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसमें भी कुछ कमियां पाई गई, जिसको दूर किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया वो थॉमसन के मॉडल को गलत बताने के लिए था, बट अनफॉर्चुनेटली रदरफोर्ड हिमसेल्फ couldn't explain that model, his model properly. जिसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके बाद नील्स बोहर आए, उन्होंने एटम के बारे में हमें कुछ बताया, और नील्स बोहर के बाद क्वांटम मैकेनिक्स ने एटम को और अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो आज इन थ्योरीज में से जिनको हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं वो है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था। मैं दोबारा बता दूं कि डेमोक्रिटस वो पहले जो आज से लगभग 450 बीसी के अराउंड आए, लगभग आप कह सकते हो अब से 2500 साल पहले, उन्होंने एटम का जिक्र सबसे पहले किया। उन्होंने कहा हर चीज कुछ छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है, हम चीजों को अगर तोड़ेंगे तो इन द एंड एक ऐसा पार्ट हमें मिलेगा, एक ऐसी चीज मिलेगी जिससे छोटा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। उसको उन्होंने एटम कहा। एटम वर्ड आया लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। ये थ्योरीज काफी दिन तक चली। 1808 में डाल्टन आए। डाल्टन ने लगभग मोटा मोटी वही बात की जो डेमोक्रिटस कर रहा था। डाल्टन के बाद थॉमसन आया। थॉमसन ने कहा मैं बताता हूं मॉडल कैसा होता, एटम का मॉडल कैसा होता है, एटम कैसा होता है अंदर से। उन्होंने कुछ बातें बताई जिनमें कुछ खामियां पाई गई। जब रदरफोर्ड का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया, जो थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड के उस मॉडल में काफी कुछ था दुनिया को बताने के लिए, एटम के बारे में बताने के लिए, बट वो भी पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उसके बाद नील्स बोहर आए। नील्स बोहर के मॉडल को इन अब तक के मॉडलों में मॉडल्स में से सबसे बेहतरीन माना गया। ओके, बट उसमें भी कुछ खामियां थी जिसको क्वांटम मैकेनिक्स ने पूरा तरीके से हमें समझाया। तो ये एक टाइमलाइन है, राइट, कैसे कैसे हम एटम्स के बारे में जान पाए। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे थॉमसन की उस डिस्कवरी से, जिसने इस बात को क्लियर कर दिया कि एटम सबसे छोटा नहीं है, मींस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हम ये नहीं कह सकते पूरे तरीके से थॉमसन का कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि थॉमसन से पहले एक साइंटिस्ट थे क्रूक, विलियम क्रूक। क्रूक एक डिस्चार्ज ट्यूब पे काम कर रहे थे, एक छोटी ग्लास की ट्यूब पे काम कर रहे थे। उसको कुछ ऐसे दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। सॉरी, ओके जी, ये हमारी क्रूक इस ग्लास की ट्यूब पे काम कर रहे थे। उन्होंने एक ट्यूब ली, उसको एक सिरे में एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और एक इलेक्ट्रोड को, उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। आई रिपीट, एक ग्लास ट्यूब जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कह रहे हैं, एक ग्लास ट्यूब जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी एंड द सेकेंड इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इलेक्ट्रोड, दिस इज इलेक्ट्रोड मीन्स एनीथिंग विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो डोंट बी कंफ्यूज कि इलेक्ट्रोड कुछ अलग चीज है, ऐसा नहीं है। अपने घड़ी वगैरह के सेल में भी देखा होगा, अगर उसको तोड़ दे तो इसके अंदर ब्लैक कलर की एक ग्रेफाइट रोड दिखती है,
तो ग्रेफाइट रोड वहां इलेक्ट्रोड का काम करती है, वो एक अच्छी कंडक्टर है। तो ऐसे कोई कंडक्टर, लेट अस सपोज ये ग्रेफाइट रोड ही है, इसको हमने, इस इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड नाम दिया। कैथोड नाम क्यों दिया? क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, हम उसको कैथोड नाम दे रहे हैं, कैथोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, हम उसे एनोड नाम दे रहे हैं। एनोड हम दे रहे हैं, या आप कह सकते हो क्रूक ने ये नाम दिया। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। इस ट्यूब के ऊपर काम करते हुए, रिसर्च करते हुए थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि because this electrode is connected to the negative terminal of the battery, it means this electrode acquired some negative charge and this electrode acquired some positive charge, must be acquired some positive charge, so this negative must be interact with the positive, होना चाहिए, opposite charge attracts each other। तो थॉमसन को ऐसा लग रहा था कि इन नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ इंटरेक्शन होनी चाहिए, पर वो नहीं हो रही थी। आई रिपीट, ये क्रूक्स ट्यूब है, क्रूक्स ने ये ट्यूब डिजाइन की थी। अब थॉमसन इस पे काम कर रहा है, जे थॉमसन इस पे काम कर रहा है। तो दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव मस्ट बी इंटरेक्ट विद ईच अदर, बट ऐसा नहीं हो रहा था। थॉमसन ने इसको ध्यान से देखा कि ऐसा कौन है जो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच के इंटरेक्शन को रोक रहा है, और वो था एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एयर। तो थॉमसन ने जो पहला काम किया वो एक वैक्यूम पंप की हेल्प से इस एयर को बाहर निकाला। वैक्यूम पंप, ये एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप बोले तो जो यहां से एयर को पंप करेगा, बाहर निकालेगा। ऐसा नहीं है, वैक्यूम पंप जस्ट लाइक अवर जो मोटर है, मोटर वो पानी खींचती है, तो यहां से एयर को खींचकर बाहर निकाल रहा है। सो डोंट मेक ए पिक्चर कि वैक्यूम पंप पता नहीं क्या होता होगा। वो सिंपल एक मोटर है जो यहां से एयर को पंप करके बाहर निकालेगी। तो जब थॉमसन ने देखा कि वैक्यूम पंप से एयर को बाहर निकाल दिया गया, अब इससे एक और चीज बाहर निकलेगी। जब एयर बाहर जाएगी तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एयर का एक कैरेक्टर है कि एयर जहां रहती है, गैस जहां रहती है, वहां वो जिस कंटेनर में है उनकी दीवारों से, उनकी वॉल से टकराती रहती है, राइट। एयर के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं उन वॉल से जिस कंटेनर में उसे रखा गया है। तो व्हेन द एयर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक दैट वॉल, इट एक्सर्ट सम फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। तो जब एयर के मॉलिक्यूल्स को वैक्यूम पंप से बाहर निकाला गया तो यहां का प्रेशर कम हो गया। आई रिपीट, थॉमसन का पर्पज प्रेशर को कम करना नहीं था, वो सिर्फ उस चीज को बाहर निकालना चाह रहा था जो कैथोड एनोड के बीच दीवार का काम कर रही है। सो बाय दिस ही जस्ट क्रिएट ए वैक्यूम, ऑलमोस्ट वैक्यूम, प्रेशर कम हो गया। तो अराउंड 10⁻³ mm, इतने कम प्रेशर पे, याद रखना पहले जब एयर बाहर नहीं निकाली थी तो यहां का प्रेशर अराउंड 1 atm था। 1 atm बोले तो मैं कह सकता हूं 760 mm, बट नाउ इन अ ट्यूब वी हैव ओनली 10⁻³ mm of pressure. At this low pressure, Thomson observed something are ejecting out from cathode and moving toward anode. कुछ था जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा था, कुछ था जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा था। इन कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाने वाली रेज को थॉमसन ने नाम दिया कैथोड रेज। कैथोड रेज। और बाकी काफी दिनों तक थॉमसन ने फिर इन कैथोड रेज पर काम किया और उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां से इकट्ठी की। इन्हीं इंफॉर्मेशन के एंड में हमें एक फंडामेंटल पार्टिकल मिलेगा जिनसे हम और आप सब मिलकर बने हुए हैं, लिविंग और नॉन लिविंग इलेक्ट्रॉन। लेट्स सी हाउ, देखते हैं कैसे यहां से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होगा इन कैथोड रेज से। तो थॉमसन जब इस पे काम कर रहा था, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर
कम क्यों है? क्योंकि गैस को बाहर निकाल दिया वैक्यूम पंप की हेल्प से, जो भी इसके अंदर गैस थी उसको बाहर निकाला गया, तो प्रेशर बहुत कम है। एट दिस लो प्रेशर मीन्स प्रेशर इज नॉट जीरो, प्रेशर लो है पर जीरो नहीं है। इट मीन्स स्टिल देयर आर सम मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर देयर, कुछ मॉलिक्यूल अभी भी गैस के उस ट्यूब के अंदर है। थॉमसन ने जो पहली चीज ऑब्जर्व की कि ये थोड़े गैस के मॉलिक्यूल अगर नियोन के हैं, नियोन गैस के हैं तो अलग कलर है, हाइड्रोजन गैस के हैं तो अलग कलर ऑब्जर्व हो रहा है, हीलियम गैस अगर अंदर रह गई थोड़ी बहुत, वैसे तो वैक्यूम पंप से निकाल दी गई बट थोड़ी बहुत अभी भी गैस अंदर है, उस थोड़ी बहुत गैस को अगर हम नियोन लेते हैं वो गैस तो अलग कलर ऑब्जर्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो अलग कलर ऑब्जर्व हो रहा है, हीलियम गैस अलग, नाइट्रोजन गैस अलग कलर ऑब्जर्व हो रहा है। हमें कैथोड रे हमेशा सेम कलर की नहीं दिख रही। इसका सीधा मतलब यह था कि ये कलर कैथोड का नहीं है, ये उन गैसेस का है जो उसके अंदर है, जो इस ट्यूब के अंदर है, उन गैसेस का कलर था वो। तो जब थॉमसन ने अलग अलग गैसेस ली तो उन्होंने अलग अलग कलर ऑब्जर्व किया। यह पहली ऑब्जर्वेशन है जो हम कैथोड के बारे में बता सकते हैं कि अलग गैस होने पर कैथोड रे के रेज जो कलर शो करेगी वो अलग होगा। सेकेंड पॉइंट जो आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि जब हमने कलर अलग लिया, गैस अलग ली तो हमें कलर भी अलग ऑब्जर्व हुआ। डिफरेंट गैसेस इम्पार्ट डिफरेंट कलर्स। ये हम बात कर रहे हैं कैथोड की प्रॉपर्टीज की, डिफरेंट कलर। द फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट गैसेस imparts different colors. Second point, when Thomson put another electrode, another battery with positive and negative terminal, he observed cathode rays are diverted toward positive terminal of the battery. I repeat, another battery put on a path of cathode ray and he observed cathode ray deviate हो जाती थी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इस ऑब्जर्वेशन ने कैथोड की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बताया, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज कैथोड रे हैव नेगेटिव चार्ज। सीधा है, अगर वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही है, पॉजिटिव की तरफ टिल्ट हो रही है, मुड़ रही है, इट मींस कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। इट मींस अगर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन जो थॉमसन ने ऑब्जर्व किया वो था कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। थर्ड, when he put north and south pole, I means magnetic field, in a path of cathode ray, again he observed it move toward north pole. It means it has some magnetic properties. I'm sorry, take some time. Cathode ray are coming toward anode from cathode. When he put north and south pole in a path of cathode ray are moved toward north pole. The point is not north or south, the point is it has some magnetic properties. Means अगर ये वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, अब मैं मैग्नेट लेकर आता हूं तो मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा। इसका सीधा मतलब ये है कि वुड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड्स आर डेविएटेड टुवर्ड नॉर्थ पोल, डेविएटेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस कैथोड हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये अगली ऑब्जर्वेशन थी जो कैथोड के बारे में थॉमसन ने ऑब्जर्व की। कैथोड हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कैथोड हैज magnetic properties.
अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो थॉमसन ने ऑब्जर्व की कि अगर कैथोड रे ट्रेवल कर रही है और उसके रास्ते में किसी हल्के कागज या हल्की फॉइल को रख दिया जाए तो कैथोड हैज एबिलिटी टू पुश दैट पेपर और फॉइल. इट मीन्स कैथोड हैज पार्टिकल नेचर. Okay, I mean to say particle nature means particle has tendency कि उसके रास्ते में जो आता है पार्टिकल उसे धकेलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब जलाऊं और बल्ब जैसे ही जलेगा उसकी वेव्स मुझ तक आएंगी. उसकी जो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी वेव जो लाइट वहां से निकल रही है तो लाइट मुझ तक आएगी. बट लाइट डजंट हैव एबिलिटी कि मैं पीछे पुश करे. बट पार्टिकल के पास ऐसा नेचर होता है, कैरेक्टर होता है कि पार्टिकल जिससे टकराता है वो उसे धकेलता है. आई रिपीट माई सेल्फ. पार्टिकल एंड वेव, वी हैव टू डिफरेंट नेचर्स, टू डिफरेंट थिंग्स. वेव्स doesn't have property to push something, but particle has nature. Particle has this nature कि पार्टिकल के रास्ते में जो आएगा वो उसे धकेलता है. तो कैथोड के पास धकेलने की प्रॉपर्टी थी. जैसे अगर मैं ये किसी दीवार पे या ये डिजिटल पेन फेंकता हूं तो वो जहां जाके टकराएगा वो उस चीज को ये पेन धकेलेगा. राइट. तो धकेलने का जो ये पुश करने की जो ये प्रॉपर्टी है ये पार्टिकल के पास है और ये कैथोड के पास भी थी. इट मींस कैथोड हैज पार्टिकल नेचर. इट मींस थॉमसन को समझ आ गया कि कैथोड किसी पार्टिकल से मिलकर बनी है. कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे कैथोड बनी हुई है. जस्ट लाइक एक नदी बह रही है, अब वो नदी बह रही है उसके पास पार्टिकल नेचर है. राइट. और नदी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बनी है जिन्हें हम H2O कहते हैं. तो वैसे ही कैथोड कुछ छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है. ये थॉमसन समझ चुका था. थॉमसन को ये समझ आ गया था कि हमारी कैथोड किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो थॉमसन ने ऑब्जर्व किया, जिसके बाद वो एक बहुत बड़े कंक्लूजन पे पहुंचा, वो ये था कि थॉमसन ने इस कैथोड रेज के उन पार्टिकल्स का चार्ज और मास रेशियो निकाला. थॉमसन ये समझ चुका था कि कैथोड रे बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है. ऑल्दो वो उन पार्टिकल्स को अब तक नाम नहीं दिया उसने, उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं था, बट उसे यह पता था कि कैथोड रे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो बनी हुई है. मैं इसको एक डॉट से दिखा देता हूं. मान लेते हैं ये वो पार्टिकल है, ये वो पार्टिकल है जिनसे कैथोड बनी हुई है. राइट. आप कंफ्यूज नहीं होना, कोई ये नहीं कहेगा कि सर पार्टिकल वो थोड़ी देर पहले तो आपने ऐसे लाइन बनाई थी, वो पार्टिकल कंटिन्यू आ रहे हैं इसलिए हमें एक लाइन में दिखते हैं. जस्ट लाइक जैसे हमने रिवर का एग्जांपल लिया. रिवर हमें एक जैसी जुड़ी दिखती है, ऑल्दो उसमें बहुत सारे H2O हैं, है ना. उन H2O को अगर अलग किया जाए तो आपको नदी अलग ढंग से दिखेगी, बट वो इकट्ठे होकर आ रहे हैं तो हमें वो एक जैसी दिख रही है. तो वैसे ही कैथोड रे उन छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स को हम थोड़ी देर के लिए अलग अलग दिखा देते हैं. ओके. सो कैथोड रे के इन पार्टिकल्स के बारे में थॉमसन ने देखा कि इन पार्टिकल्स पे जो चार्ज है और उसके मास का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है. 1.6 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम. ओके, लेट्स पुट इट अप. ये वैल्यू E by m, द पॉइंट इज, द मेन पॉइंट इज ये इन पार्टिकल का E by m थॉमसन ने निकाला. इंटरेस्टिंगली थॉमसन को ना E की वैल्यू पता है ना m की वैल्यू पता है. इसका जो E by m आया वो आया 1.6 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम. जस्ट लाइक मैं आपसे कहूं x by y
5 होता है, और मैं आपसे पूछूं x और 5 की x और y की वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे इनफाइनाइट हो सकती है, ये 10 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 500 हो सकता है, ये 100 हो सकता है, ये 200 हो सकता है, ये 40 हो सकता है। तो x by y is equal to 5, yes, but it doesn't mean कि हमें x और y की वैल्यू पता है। ओके, यही कुछ थॉमसन के साथ हुआ जब वो कैथोड रेज को स्टडी कर रहा था। तो उन पार्टिकल्स के बारे में जब उसने और रिसर्च की, किन पार्टिकल्स के बारे में? जिनसे कैथोड बनी हुई है, उन पार्टिकल्स का वो चार्ज और मास में से कुछ नहीं जानता था, बट उसे ये पता था E/m 1.6 × 10⁸ कूलम पर ग्राम है। और इंटरेस्टिंगली ये वैल्यू हर बार सेम आई जब उसने अलग अलग गैसेस अंदर पास की, तब भी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, नॉट टेस्ट ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब उसने हाइड्रोजन गैस ऐड की, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन गैस रह जाती है, हम वैक्यूम पंप के बाद भी, आई होप आपको ये बात याद होगी, थोड़ी बहुत गैस रह गई। कौन सी गैस रह गई? हाइड्रोजन गैस रह गई। E/m ये आया। थोड़ी देर बाद हमने इसमें हीलियम गैस फिल की, फिर उसको वैक्यूम पंप से निकाला, बट थोड़ी सी हीलियम गैस वहां रह गई, स्टिल हमारा E/m इस बार भी सेम आया। नेक्स्ट टाइम नाइट्रोजन गैस, अगेन वी गॉट ए सेम E/m वैल्यू। तो थॉमसन इस रिजल्ट से हर गैस के केस में E/m सेम आ रहा है। इस रिजल्ट से इस नतीजे पर पहुंचा कि कैथोड रे सेम पार्टिकल से मिलकर बनी है, चाहे उस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस क्यों ना हो। ओके, सो कैथोड रे हमेशा सेम पार्टिकल से मिलकर बनती है, चाहे ट्यूब के अंदर कोई भी गैस क्यों ना हो। इससे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे पहुंचा कि इस दुनिया में सारी चीजें सेम पार्टिकल से मिलकर बनी है। सब चीजों में वो है जो कैथोड में है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हाइड्रोजन गैस के केस में E/m अलग आना चाहिए था, नाइट्रोजन गैस के केस में E/m अलग आना चाहिए था, हीलियम गैस के केस में E/m अलग आना चाहिए था, बट हर बार E/m सेम आ रहा है। इसका मतलब जो ये कैथोड है, ये इन से टकराती है, जो भी गैस अंदर है, राइट, और उनके पार्टिकल फिर आगे कैथोड में शामिल हो जाते हैं, और हर बार सेम पार्टिकल उनमें से निकल रहा है। ओके, एक पॉइंट जो यहां मुझे आपको बताना चाहिए था पहले, वो था कैथोड रे अपने रास्ते में आने वाली चीज को आयनाइज कर देती है। आई रिपीट, कैथोड रेज हैज आयनाइजिंग प्रॉपर्टी। इट मींस जब यहां हाइड्रोजन गैस होगी, इसको एक बार हटाते हैं यहां से। देखो, अगर मैं कैथोड रे की बात करूं, जैसे ये कैथोड रे है, कैथोड से आ रही है, ये सपोज हीलियम गैस है, हीलियम अंदर से कुछ ऐसी है, 2 प्रोटॉन है इसके अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपने 10th में पढ़ा है। ये कैथोड रे है। कैथोड रे, व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक विद हीलियम, वो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है। तो कैथोड रे जब आगे बढ़ती है तो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी गैस को आयनाइज कर देती है। आई मीन टू से कि जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये हीलियम से हीलियम पॉजिटिव बन जाएगी। जैसा कि आपको पता है, हीलियम इज एन एटम, ये एटम है, और हीलियम पॉजिटिव एक आयन है। तो ये कैथोड रे इससे टकराने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिलाया और हीलियम को हीलियम पॉजिटिव बना दिया। इट मींस ये एटम से आयन बन गया, ये बनाया कैथोड ने। तो हम कहेंगे कैथोड हैज आयनाइजिंग प्रॉपर्टी। कैथोड के पास आयनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कैथोड आयनाइज कर देती है, मैं माफी चाहूंगा, ये हमने थोड़ा सा लेट डिस्कस किया है टॉपिक, बट अब हम दोबारा से उसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। आई होप अब आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कि हर बार डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रे का E/m सेम आ रहा था, इसका मतलब हर किसी में कैथोड रे से टकराने के बाद सेम चीज ही बाहर निकल रही थी।
कैथोड जब हीलियम से टकराई तो भी वही पार्टिकल बाहर निकला, हाइड्रोजन से टकराई तब भी वही पार्टिकल बाहर निकला, नाइट्रोजन से टकराई तब भी वही पार्टिकल बाहर निकला। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो चार्ज बाई मास रेशियो अलग अलग आता हर बार। अगर सपोज यहां से एक्स नाम की, यहां से हम मान लेते हैं टोमेटो बाहर निकल रहा है, यहां से हाइड्रोजन से टकराने के बाद वाटरमेलन बाहर निकल रहा है। ओके, तो अगर मैं यहां से टोमेटो और वाटरमेलन की बात करूं तो इनका मास अलग अलग है। अगर मास अलग अलग है तो E बाई एम अलग अलग आना चाहिए था, बट हर बार E बाई एम सेम आ रहा है। इसका सीधा मतलब यह था कि अगर हीलियम से टोमेटो बाहर निकल रहा है तो हाइड्रोजन से भी टोमेटो ही बाहर निकल रहा है, नाइट्रोजन से भी टोमेटो ही बाहर निकल रहा है। इट मींस टोमेटो सब में है। अब इस टोमेटो को रिप्लेस कीजिए इलेक्ट्रॉन से। इट मींस every substance of this universe, of this world is made of some which is common in all these things. थॉमसन E by M सेम आने से इस रिजल्ट पे पहुंचा। आई रिपीट, कैथोड रे चलती है, अपने रास्ते में आने वाली चीज को आयनाइज करती है, उसमें से कुछ चीज बाहर निकालती है और अपने साथ ले चलती है। राइट, जब हाइड्रोजन आया तो भी वही चीज बाहर निकली, हीलियम आया तो भी वही चीज बाहर निकली। हमें कैसे पता? E by M सेम आ रहा है। ओके, सो E by M सेम, अलग अलग गैसेस बट E by M रिमेन सेम। इट मींस एवरी particles, every substance is made up of same fundamental particle. ओके, और उस सेम फंडामेंटल पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, चार्ज। ये वो पहला पार्टिकल था जिसका हमें पता चला विच हैज सम चार्ज, और उस चार्ज्ड पार्टिकल को, इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रॉन कह दिया गया। तो ये थी कहानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे आज हम कह सकते हैं कुछ और नहीं बल्कि एक स्ट्रीम है, नदी है इलेक्ट्रॉन्स की। आपको क्या क्या बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, कैथोड रे जब चलती है तो वो इलेक्ट्रॉन की नदी है, वो जिससे टकराती है उसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेती और वो नदी और बड़ी हो जाती है। जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो चीज आयनाइज हो जाती है, वो चीज आयनाइज हो जाती है। आयनाइज मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन की इस डिस्कवरी ने साइंटिस्टों को, उस मिड 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट को और कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि अब तक हमें लग रहा था कि एटम सबसे छोटा है, हमें यह भी पता था कि एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, पर थॉमसन ने बताया एटम हैज नेगेटिव चार्ज, एटम हैज समथिंग व्हिच हैज नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। यानी एटम के अंदर कुछ ऐसा है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। अब एटम पे कोई चार्ज नहीं है बट उसके अंदर नेगेटिव है कोई कह रहा है, तो पक्का कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी तो है। इस क्यूरियोसिटी ने हमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तक पहुंचाया, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।